नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शीतलहर प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले आपदा मित्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम को कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। कार्यशाला में हम आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें और अधिक सक्षम बनाने का एक माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं, हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में श्याना चट्टी में बड़ा जल भराव, मलबा भर गया, उसके बाद या चमोली जनपद का थराली हो, चेपड़ो हो, कुंतरी हो, दुलुमा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो, जनपद बागेश्वर का पौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का हरसाल और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो, 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया और जो लोग काफी आयु के हैं, बड़ा अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा की। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान है उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है। एक कलेक्टिव एफर्ट्स इसमें हम सबको लगाने होते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जनता, सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख वैश्विक एजेंडा बनाकर कार्य किया जा रहा है। हमारी प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। आज हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने आपदा की स्थिति में त्वरित
कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के अलावा ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आपदा के संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने की शुरुआत की है, जिससे ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे समय रहते आपदा की घटनाएं से होने वाली उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर लगाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि समय रहते सभी को चेतावनी दी जा सके। साथ ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु परिवर्तन, शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहन, उत्तराखंड जैसे हमारी राज्य में एवलांच यानी कि हिमस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक जोखिम है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विगत वर्ष चमोली जनपद के माणा में एक बड़े एवलांच की घटना हम सभी के लिए बड़ी पीड़ादायक रही और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 8 लोगों की असमय मृत्यु हुई। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, सेना और अनेक विभागों ने टीमों ने विषम परिस्थितियों में अद्भुत समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य किया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन तकनीकी का प्रभावी उपयोग करते हुए कई जिंदगियों को बचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए मैं हृदय से उन सभी एजेंसियों का और सभी व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिससे ये कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव के लिए दोनों संगठन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका सदस्यता अभियान कमजोर है और कई बड़े नेता बीजेपी से संपर्क में हैं। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने हमारी सदस्यता को ग्रहण की है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ हमारी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, वहीं कई जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं वो काफी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराई जाए, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम बीच में थे और उस कारण से हम उनको नहीं करा पाए। तो जब काफी संख्या हमारे पास आ गई, इस प्रकार की सूची आ गई, तो उसके कारण से कल हम लोगों ने उनको पार्टी में ज्वाइनिंग कराया है। और जहां तक आपने कांग्रेस का जो प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस तो कभी भी सदस्यता अभियान के प्रति न तो गंभीर रही, न कांग्रेस के सदस्यता अभियान के प्रति जनता कभी गंभीर रही। कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस की सदस्यता अभियान नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस आज हम देखते हैं कि देश में, प्रदेश में लगातार अपने नकारात्मक राजनीतिक के कारण से निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है, रसातल पर पहुंचती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी, ये सोचना भी ठीक नहीं है। हरिद्वार में सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। जिला कार्यालय सभागार में हुई इस बैठक में सांसद नरेश बंसल ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के त्वरित सुधार, दुर्घटनाजनक क्षेत्रों में साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर और क्रॉस बैरियर लगाने के साथ प्रेशर हॉर्न पर सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान परिवहन विभाग का रोड सेफ्टी कैलेंडर जारी किया गया और अधिकारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। वहीं बैठक के बाद सड़क सुरक्षा महीने के तहत जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा माह ये चल रहा है, पूरे देश भर में इस प्रकार की
सड़क से संबंधित समस्याओं का, दुर्घटनाओं का एक रिव्यू, एक अवेयरनेस, ये सब इसमें होता है। उसी के अंतर्गत आज हरिद्वार जिले की यह समीक्षा थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ के सभी विभागों के तालमेल से चालान भी बढ़े हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है और दुर्घटनाओं में कैजुअलिटीज में कमी आई है। प्रोत्साहन के माध्यम से अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि दुर्घटना होने पर गोल्डन आवर में उनको हॉस्पिटलाइज करना ये आम नागरिक अपना कर्तव्य समझने लगा है। तो इसके कारण बड़ी कैजुअलिटीज में कमी आई है। तो इसके लिए मैं सबको इनको बधाई भी देता हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा के लिए, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जो यातायात के नियम हैं उसका पालन करें, रेड लाइन का ध्यान रखें, हेलमेट लेकर टू व्हीलर पर जरूर चलें, छोटे बच्चों को गाड़ियां न दें, ओवर राइडिंग करने की कोशिश न करें। रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम की बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विजिलेंस, पीएससी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने बेलड़ा, घोड़ावाला, बोरीडेरा, मरगोपुर और बधेड़ी गांव में छापेमारी कर 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले का खुलासा किया। जांच में कई घरों में सीधे पोल से अवैध कनेक्शन, मोटरों और पानी की टंकियों में चोरी की बिजली का उपयोग सामने आया। ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता अनिल मिश्रा ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया और हमने इस कार्रवाई घोड़ेवाला गांव से स्टार्ट करी। फिर घोड़ेवाला, मरगोपुर, डेरी भौरा, बड़ी राजपुतान से वहां से होते हुए हमने बेरड़ा तक अपनी चेकिंग करी और इस दौरान हमने पाया कि लगभग कई लोगों के घरों में अनधिकृत रूप से केबल पड़ी हुई थी। मीटर के पहले कट पाया गया था, डायरेक्ट केबल चोरी की जा रही थी और लोगों ने पानी की टंकियों में बड़े बड़े हीटर डाल करके कि उसी को गर्म करना, हीटर खाना बनाने बड़े बड़े हीटर लगाना कर रखा था। तो ये बहुत बड़ा लोडिंग सिस्टम था। मतलब जैसे ही हमने चेकिंग स्टार्ट करी है, दोबारा करने के बाद हम फीडर में देखे तो हमारा लगभग लोड 1/3 हो गया, फीडर का लोड। तो इससे पता चलता है कि लगभग 2/3 के आसपास का पर्टिकुलर फीडरों का अलग अलग विद्युत चोरी के रूप में कहीं ना कहीं से हो रहा था। अनकाउंटेड एनर्जी जा रही थी। तो उसको हमने अभी चेकिंग की है। चेकिंग करने उसकी एफआईआर, चेकिंग रिपोर्ट भर दी गई है, उसकी एफआईआर करने की कार्रवाई की जा रही है और उसको हम तहरीर देंगे और उसमें जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। लगभग हमने 160, अभी पूरी संख्या चूंकि 7 अलग टीमें थी उन पर हम अभी फिल्टर्ड भी कर रहे हैं, लगभग 160 होंगे, 160 के आसपास हैं। रांची के लालपुर में मामूली विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने गढ़वा के व्यक्ति की पहले जमकर पिटाई की और फिर कार से कुचलकर उसे मार डाला। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले फोटो ले लीजिए। एक घटना हुई थी लालपुर चौक के पास, जिसमें एक मून टाउन जो डिस्को बार है वहाँ उसके बाहर की एक घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी और ये जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो है उनको एक गाड़ी के द्वारा कुचल दिया गया है और उनको फिर उसके पश्चात उनके जो साथी थे वे उनको सदर अस्पताल लेकर गए, बट सिचुएशन उनकी क्रिटिकल थी। तो थाना में तुरंत ही एक टीम का गठन किया गया और जितने भी एविडेंस जो हो सकते थे, जिसमें मोबाइल फ़ोन का एनालिसिस हुआ या फिर जो सीसीटीवी फुटेज जिसमें काफ़ी क्लियर आ रही थी, उसका भी अवलोकन किया गया और ये पहचान करी गई कि कुछ लोग जो थे वो बाहर जब जैसे ही बार से बाहर निकले थे, बार से बाहर निकलने के टाइम पे उनके बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद उसमें लड़ाई झगड़ा भी हल्का-फुल्का हुआ था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और उसी झगड़े के बीच में ही एक व्यक्ति जो है रोशन प्रसाद जो हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और जो विक्टिम है जो अंकित, उनको गाड़ी से कुचल दिया।
और उसके बाद जब सीसीटीवी का भी अच्छे से अवलोकन किया गया तो उसमें 3-4 बातें सामने आई हैं और इनकी जो अरेस्टिंग जो की गई है राजधानी रांची के लालपुर चौक पर बीते रविवार को कुछ इस तरह की घटनाएं हुई कि हैवानियत को भी शर्मसार करने वाली है। बीते रविवार को दरअसल तकरीबन रात के 12 बजे की यह घटना है, जहां 12 बजे दो पक्षों के बीच इस मून लाइट जो बार है, इस मून बार के बाहर दो पक्षों के बीच लड़ाई होता है और लड़ाई इस कदर होता है कि दोनों आपसी जो लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी और जो रोड है रोड से मारते हैं और उसके बाद ही नहीं, इतना ही नहीं, बहस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे गाड़ी से कुचल दिया जाता है। और कुचलने की जो घटना है वो तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज आया है, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बार नहीं 2 बार जो अंकित है, जो मृतक व्यक्ति है अंकित कुमार सिंह, इन पर 2 बार गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, 2 बार कुचला जाता है और 2 बार कुचलने का मकसद यही है कि जो मारने वाला जो व्यक्ति है वो अंततः यह जो सेटिस्फाई होना चाहता था कि आखिर वो मर चुका है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना के बाद पुलिस सख्ते में आती है और पुलिस छानबीन के दौरान 3 जो युवक हैं, इस 3 युवा को गिरफ्तार करते हैं। उसमें से 2 युवक और एक लड़की भी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसका नाम बताया जा रहा है रमनदीप, रोशन प्रसाद और दिव्या भारती। इन 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। ये 3 लोग ही जो साजिश करता है वो अंकित कुमार के ऊपर गाड़ियों से रौंद देते हैं, उन्हें गाड़ियों से कुचल देते हैं। तो घटना काफी दर्दनाक है, जिस तरह तस्वीर में आप देखिए। और इसके बाद पुलिस जो छानबीन की है, जो जानकारी दी है, उसमें मामूली सा विवाद हुआ और इस मामूली सी विवाद को लेकर घटना को इस तरह अंजाम दिया गया कि आखिर उसे मौत का घाट उतार दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए, हम इस वक्त उसी जो मून टाउन बार है, उसी मून टाउन के बार के बाहर है और पुलिस यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर लालपुर थाना है। लालपुर थाना के पुलिस उस वक्त नदारत रहते हैं, क्योंकि 12 बजे है, जिस तरह गश्ती किया जाता है पुलिस का, गश्ती भी मौजूद नहीं रहता है। तो ये घटना काफी दर्दनाक घटना है और पुलिस कहाँ मौजूद रहती है, पुलिस कहाँ नदारत रहती है, इन तमाम चीजों पर सोचने विचार करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हम यह नसीहत देंगे आम लोगों को भी कि अगर आप इस घटना इस जगह पर जाते हैं तो अपने आप सचेत हो जाइए कि ऐसे जगह पर जाएं तो नशा न करें और नशे के दौरान इस तरह की कोई घटना न हो जाए। ये सबसे बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि आखिर आपसी विवाद, थोड़ा सा विवाद उठता है और घटना कहां से कहां तक पहुंच जाती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। मंदसौर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। शीतलहर के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे का असर बने रहने की संभावनाएं जताई हैं। विकासनगर के ढकरानी जल बिजली घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर करीब 25 लाख रुपए का सामान बरामद किया। बताया गया कि पकड़ी गई महिला कूड़ा बीनने का काम करती थी, जिन्होंने पहले रेकी कर अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को शिकायत के बाद गठित टीम ने 7 जनवरी को कैनाल रोड हरिपुर के पास से एक टाटा एस वाहन से 120 बंडल कायलस बरामद किए। आरोपियों ने तारबाड़ काटकर चोरी करना कबूल किया है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर बार बार दुष्कर्म करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं पीड़िता ने परिवार को आपबीती बताई। उसके बाद इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह राठौर और टीम ने तत्काल रूप से कार्यवाही कर आरोपी किशोर लाल को हिरासत में लिया। थाना नई आबादी में कल एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक बालिका के साथ उसी गांव का रहने वाला आरोपी ने बलात्कार किया है और बालिका मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसका लाभ उठाकर आरोपी ने बलात्कार किया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, घटना स्वीकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन एक बालिका के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही गंभीर है। उत्तराखंड के मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों के लिए जल्द ही नए नियम लागू होने वाले हैं। सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ये कदम हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया जा रहा है, जिसका मकसद वन्य जीवों की सुरक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल कम करना है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। यह कदम हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है। इसका मकसद वन्य जीवों की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल कम करना है। अधिकारियों ने साफ किया कि बेशक स्मार्टफोन प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन सैलानी तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं सब जगह कि सफारी के दौरान आप जो है फोन का इस्तेमाल ना करें। जैसे हम फोन से वीडियो बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, तो आप प्रॉपर कैमरा जो है आपका DSLR उसका यूज कर सकते हैं, बट फोन का जो है जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने ये बोला है कि जो फोन है आपका स्मार्टफोन या कोई भी फोन, उसका उपयोग सफारी के दौरान ना हो। तो इसके लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने की, और ये आगे जो है हम इसको कोर्ट के माध्यम, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए इनको हम बैन करने की प्रक्रिया करेंगे। ये प्रतिबंध कॉर्बेट के 15 पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले सभी आगंतुकों, गाइडों, ड्राइवरों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इनमें ढिकाला, बिजरानी और झिरना जैसे लोकप्रिय जोन भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।